नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। जब भी कोई व्यक्ति नया घर बनाता है या फिर नया काम शुरू करता है तो सभी लोग उसे एक ही सलाह देते हैं कि सभी कार्य वास्तुशास्त्र के अनुसार ही करना। क्यों होता है वास्तु जरूरी? क्यों हमें अपनी सभी चीजें इसके अनुसार करनी चाहिए? क्या मिलता है इन सब चीजों से लाभ और रोजमर्रा की जिंदगी में हमें किन बातों का रखना चाहिए खास ख्याल? तो चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वास्तुशास्त्र राम पी गुप्ता जी से। आपको बता दें वे दोनों प्रकार की विद्याओं में पारंगत है, आर्किटेक्चर और वास्तुशास्त्र। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शक यही जानना चाहेंगे कि वास्तुशास्त्र में आपको राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि वास्तुशास्त्र सच में विज्ञान है या फिर एक मानसिक वहम? भावना जी, वास्तुशास्त्र जब किसी शब्द के साथ शास्त्र लग जाता है तो अपने आप में एक विज्ञान होता है। और ये विद्या तो प्राचीनतम विद्या है जी। विश्व के सबसे पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र है, वेदों में इसका जिक्र है। जब मोहम्मदन और अंग्रेजों से पहले जी। भारत के अंदर भारतीयों का ही राज था, ये विद्या अपने चरम पर थी। जी। नालंदा यूनिवर्सिटी उस जमाने में विश्वविद्यालय था, एक यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय जी। वहां पे इसके बहुत ग्रंथ थे। लेकिन मुगलों के शासन और अंग्रेजों के शासन में ये विद्या विलुप्त हो गई। अब हमारा अपना राज है, वो ग्रंथ ढूंढ ढूंढ के लाए जा रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। जी। आज से 20-25 साल पहले कभी आपने जिक्र सुना वास्तु का कि लोग अपने मकान वास्तु से बना रहे हैं? जी, बिल्कुल सत्य है। लोग अपना नक्शा किसी आर्किटेक्ट से बनवाते थे और उसमें रहते थे। आज लोगों का इतना इसके प्रति रुझान बढ़ गया है, ना सिर्फ भारत में, अमेरिका में भी व्हाइट हाउस की साउथ की एंट्री को बंद कर दिया गया है भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो ये बहुत ही पुरानी विद्या है। जी, सही बात तो आपने खूब बताई कि बाहर भी वास्तुशास्त्र का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपने व्हाइट हाउस की बात की। तो इसके साथ साथ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि घर, किचन और बेडरूम की दिशाओं का कितना असर पड़ता है हमारे जीवन में। और उसके अलावा जो जनकपुरी है वो 50 वर्ष पुरानी कॉलोनी है, तो लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे घर खरीदने से पहले? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। जो ये विद्या है इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है, पूर्ण ज्ञान। जी। और इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने आज से 10 साल पहले वास्तु आचार्य की एक डिग्री देनी शुरू की है, जो कि लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ से दी जाती है और मैं उसका सेकंड बैच से हूं। जी। वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पंच महाभूत, जिससे आपका शरीर बना है, जी। ये पूरा ब्रह्मांड बना है। इन 5 तत्वों को हम पंच महाभूत कहते हैं। वैसे तो दुनिया भर के एलिमेंट हैं, तत्व हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने 5 ही महाभूत रिकॉग्नाइज किए हैं और आज भी माने जाते हैं। इसके बाद है दिशा। 10 दिशाएं, 4 मेन, उत्तर दक्षिण, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहते हैं, और 4 इनकी सब हैं, नॉर्थ ईस्ट मिला के एक हो जाती है ऐसे। जी। जी। और फिर आकाश और पताल, 9वीं और 10वीं। जी। इसके बाद है प्राकृतिक शक्तियां। लोगों को आराम से समझ आए स्केल पे, जैसे मैंने एक अपने ऑफिस में
एक म्यूरल बनाया हुआ है जिससे आपको वास्तु का ज्ञान मिल सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ब्रह्मांड में एक ग्रह हमारा ये पृथ्वी है जी, जिसको हमने एक ब्लू कलर दिया हुआ है, और इस पे अनेकों प्लॉट हैं। उसमें से हमने एक एज्यूम कर लिया एक प्लॉट ये है जिस पे हम वास्तु लगाएंगे जी, इस प्लॉट को 9 पार्ट्स ऐसे 81, इससे कहते हैं 81 पद विन्यास। और हम प्लॉट पे वास्तु लगाने के लिए एक वास्तु पुरुष स्थापित कर देते हैं, जिनका वास्तु पुरुष का सर जी, और पैर दोनों की दिशाएं निश्चित हैं। जब हम वास्तु पुरुष को स्थापित करते हैं तो उनका सर ईशान कोण में और उनके पैर नैऋत्य दिशा में होने चाहिए। जी, इस प्लॉट के ऊपर पंच महाभूत इस प्रकार लगते हैं। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश का सिंबल होता है स्क्वायर। ये पंच महाभूत हमेशा काम करते हैं। इसके अलावा 3 प्राकृतिक शक्तियां हमेशा काम करती रहती हैं। ये तीनों शक्तियां हमने दिखाई हुई हैं। पहली शक्ति है चुंबकीय, जी, मैग्नेटिक पावर, सौर ऊर्जा, प्रकाश और ग्रेविटेशनल पावर। जी, ये पृथ्वी एक सिक्का है जो हमेशा पृथ्वी पे आके गिरता है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटी। जी, कोई भी चीज आप आकाश की तरफ उछालेंगे वो पृथ्वी पे आके गिरेगी, तो उसे ग्रेविटेशनल पावर भी कहते हैं। जी, इसके अलावा हमेशा नवग्रह का प्रभाव पड़ता रहता है प्लॉट पे, तो उससे हम मुहूर्त, शिलान्यास आदि का मुहूर्त निकालते हैं। इस प्रकार वास्तु इन चीज़ों से मिलके बनाए। ये बहुत मोटी मोटी बात बताने के लिए मैंने एक म्यूरल अपने ऑफिस में बनाया हुआ है। जी, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पंच महाभूत बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जी, अब इन पंच महाभूतों में गुण हैं अपने अपने। सबसे पहला महाभूत है पृथ्वी, ये भूमि जी, जिस पे आपका प्लॉट होता है, जिस पे आप रह रहे हैं। इसमें 5 गुण होते हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 गुण इस पृथ्वी में। आप पृथ्वी की कुछ भी मिट्टी उठा के देखिए, उसमें एक गंध होती है, उसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, रस भी आता है उसमें, कड़वी है, कैसी है। उसका एक रूप भी है, वो दिखाई देती है आपको। जी, उसको आप स्पर्श कर सकते हैं, वो आपको स्पर्श कर सकती है। और मिट्टी उड़ती है तो शब्द भी होता है। इसके बाद दूसरा तत्व है जल। जी, जल के बगैर हमारा जीवन ही हम सोच भी नहीं सकते। जी, इसके अंदर 4 गुण होते हैं। इसमें से एक गुण कम हो जाता है, गंध। इसके बाद आता है अग्नि, उसमें 1 गुण और कम हो जाता है। उसके बाद आता है वायु, उसमें 1 गुण और कम हो जाता है। जी, लास्ट में आता है आकाश, जिसके अंदर एक ही गुण है, शब्द। इस वैक्यूम के अंदर, इस आकाश के अंदर एक ही चीज है, शब्द। हम मंत्र भी पढ़ते हैं तो ईश्वर से हमारा कनेक्शन कैसे बनता है? मंत्रों के द्वारा। जी, मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं और वो शब्द परमपिता परमेश्वर तक जाते हैं। तो आकाश में एक ही गुण है, शब्द। ये 5 तत्व अपने आप में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आपने जो क्वेश्चन शुरू में किया, जी, उसमें आपने जनकपुरी का जिक्र किया। जी, जी, इस पृथ्वी पे ना सिर्फ जनकपुरी, कहीं भी आप कोई भी प्लॉट खरीदेंगे उसके लिए कुछ नियम है। जी, उसके लिए आपको वास्तुशास्त्री बुलाना चाहिए, लेकिन एक नियम ऐसा है जिसमें आपको वास्तुशास्त्री की जरूरत नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। जी, तो उसके लिए जिक्र ये क्या क्या है, हमारे ऋषियों ने कहा है, आप उस प्लॉट पे जाके थोड़ी देर बैठ जाइए, आपको सुकून मिले, खुशी मिले, प्रसन्न हो जाएं आप, वो प्लॉट शुभ है।
किसी वास्तुशास्त्री की ज़रूरत नहीं, कोई मैग्नेटिक नीडल लगाने की ज़रूरत नहीं, बस वहाँ आपको सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो सबसे बड़ा नियम है। अदरवाइज बहुत सारे नियम हैं। आपको उसकी मिट्टी चेक करनी है जी, आपको उसकी सॉइल कैपेसिटी चेक करनी है कि उसके नीचे भूसा तो नहीं है, जी, यहाँ कभी वहाँ नाला तो नहीं बहता था, नींव कमजोर रह जाएगी। एक और है, वहाँ कभी कब्रिस्तान तो नहीं रहा। जी, अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार की हड्डी, मनुष्य की नहीं किसी भी जानवर की भी हड्डी है, तो वास्तु विरुद्ध है, वो आपको बहुत कष्ट देगी जिंदगी में। इसके अलावा अभी हमने जिक्र किया ग्रेविटेशनल पावर का, तो आप वहाँ सॉइल टेस्ट करते हैं, मट्टी कैसी है, मट्टियों के जिक्र हैं हमारे शास्त्र में। वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बट आपको मैंने एक बड़ा आसान तरीका बताया। आप प्लॉट पे जाइए, थोड़ी देर बैठिए, आधा एक घंटा, आपको अच्छा महसूस हो, आप वो प्लॉट खरीद सकते हैं। ये सबसे प्रमुख नियम है। जी, ये बहुत खास बात बताई है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी कि ये तो पता है कि अगर घर लेते हैं तो वास्तुशास्त्र देख के लेना चाहिए, लेकिन जो बात आपने नहीं बताई है वो बहुत खास है कि अगर आप वहाँ जाएं बिना किसी वास्तुशास्त्र के भी आपको पता चल सकता है कि आपको ज़मीन खरीदनी चाहिए या नहीं। अगर आपको सुकून मिलता है उस ज़मीन पर बैठकर तो आपको वो घर ज़रूर खरीदना चाहिए। सर, एक सवाल और हम अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहेंगे आपसे कि जब हम नया घर बनाते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, तब तो वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा जाता है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको करते वक्त भी हमें वास्तुशास्त्र का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें वास्तुशास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए? भावना जी, मैं तारीफ करना चाहूँगा आपकी कि लोग समझते हैं सिर्फ घर बनाने के लिए वास्तु है। जी, आपकी जिंदगी में बड़ा महत्व है वास्तु का, तो कुछ कार्य आपको वास्तु अनुसार करने चाहिए। जैसे आप रात को सोते हैं तो आपका जो सिर है, हेड है, ये कभी भी नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए। अब पूछिए क्यों? आप हर वक्त घूमते फिरते चलते रहते हैं, जी, तो आपकी बॉडी क्या हो गई? मैग्नेटिक बन गई। जी, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, जी, तो इसके दो पोल बन गए, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। जी, चुंबक को आप देखते हैं, आप लटका दीजिए एक डोरी से, जी, उसका एक नॉर्थ में जाएगा और एक साउथ में जाएगा, दो पोल हैं उसके। जी, तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ रहता है हमेशा, साउथ रहता है, अट्रैक्शन होता है साउथ और नॉर्थ का। जी, जी, लेकिन नॉर्थ को करते हैं वो घूम के वापस हट जाता है वहां से। जी, जी, इसी तरह जब आप रात को सोते हैं, आपका शरीर घूमने फिरने चलने से मैग्नेट बन चुका। आपका सर नॉर्थ, पांव साउथ। जी, आपने नॉर्थ में जैसे सर किया तो रिपल्शन हो रहा है, एक दूसरे को भगा रहे हैं। जी, उससे क्या है? आपको चैन की नींद नहीं आ रही, आपकी बॉडी के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं वो रिपल्शन हो रहा है। जी, तो आप सुबह उतने स्फूर्तिदायक नहीं होते, एक आप हेडेक महसूस करते रहते हैं। जी, एकदम आप उल्टी दिशा में सो जाइए। मान लीजिए आपका पलंग ऐसे लगा कि सर नॉर्थ में करके सोना है, जी, तो पलंग को जैसा है वैसे रहने दें, आप उल्टा सो जाइए बस, जी, और अगले दिन उठ के देखिए। इस प्रक्रिया को आप एक हफ्ते बाद देखें तो आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़ा आराम आ गया। तो आप निश्चित रूप से नॉर्थ में सर कभी भी नहीं सोएंगे। ऐसे ही जब आप घूमते हैं, पार्क का चक्कर लगाते हैं, तो क्लॉकवाइज लगाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज कभी नहीं। जी, इससे आपको अपने आप में कुछ ताकतें मिलती रहती हैं। ऐसे घर में जब सीढ़ी बनती है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज नहीं, जैसे घड़ी घूमती है उस तरह ही चलना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे वास्तु के अनुसार, तो आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, और प्रसन्नचित्त शांत आदमी सुकून की ज़िंदगी जीता है। जी, कितनी बड़ी आफत आ जाए उसका मुकाबला बहुत अच्छी तरह करता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको अपनी ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वास्तु अनुसार ध्यान देना चाहिए। जी,
ये बहुत खास बात बताई है आपने, जो रोज़मर्रा की बात हमारे दर्शकों के लिए बताई है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सुबह वॉक के लिए जाते हैं, और जो आपने सोने वाली बात की, क्योंकि आज के समय में देखा गया है मोस्टली लोगों को नींद की ही दिक्कत रहती है कि वो अच्छे से सो नहीं पाते। मेरे हिसाब से जो जवाब और जो जानकारी आज आपको मिली है वो आपके बेहद काम आएगी, और इसके बाद आपको रोज़ रात को सुकून की नींद मिल पाएगी। तो सर इसके साथ ही एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई व्यक्ति वास्तुशास्त्र को नहीं मानता है, अगर उसके अनुसार नहीं चलता है, तो कितने बुरा प्रभाव पड़ता है इसका? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि पिछले कुछ शताब्दियों में वास्तु को नहीं माना गया जी। और आप वास्तु अनुसार घर बनाएं तब भी दुख मिलता है लोगों को, उनका कष्ट में रहता है जीवन। तो उसके संदर्भ में मैं आपको ये बताऊंगा, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य नहीं बदल सकता वास्तु। आपकी जिंदगी में जो घटित होना है वो निश्चित है, तो फिर वास्तु हम क्यों माने? सही बात। ये जो लाल किला है दिल्ली का, इसमें अकबर भी रहे और बहादुर शाह जफर भी रहा जी। अकबर ने एक अपना नाम किया और बहादुर शाह जफर का कोई नाम जानता तक नहीं जी। और उसने बड़ा कष्ट पाया अपनी जिंदगी में। तो वास्तु वही था। हम वास्तु से क्या करते हैं? वास्तु आपको, आपके क्रोध को, आपकी जिंदगी को सुकून देता है। आप बहुत क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, तो आप अच्छा डिसीजन ले सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शांत दिमाग एक जरूरी चीज है अच्छा डिसीजन लेने के लिए जी। सर, इसी के साथ हमारे ऑल जोन टाइम्स के दर्शकों का ये भी प्रश्न था कि अगर जैसे कोई व्यक्ति बहुत सालों से किसी घर में रह रहे हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत सही है सब कुछ, कभी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन उस घर का वास्तु ठीक नहीं है, क्या उसका असर पड़ेगा? फिर भी उस घर का वास्तु ठीक कराना चाहिए तब भी, कि जब अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तब भी? बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने। एक आदमी सुखी जीवन जी रहा है और उसका वास्तु खराब है जी, तो वो सोचता है मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूं। जी। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, उस आदमी ने बहुत ही गौरव में जिंदगी गुजारनी थी। मैं एग्जांपल दूंगा, एक राजा अगर उसका वास्तु खराब है तो वो एक मंत्री की जिंदगी जी रहा है, लेकिन अच्छी जी रहा है, क्योंकि उसका वास्तु ठीक नहीं है, तो उसको जो मिलना चाहिए था वो प्राप्त नहीं कर पा रहा। लेकिन उसका भाग्य इतना प्रबल है कि जो छोटी मोटी बाधाएं हैं उसकी उसे परवाह ही नहीं है। लेकिन अगर उसका वास्तु ठीक होगा तो वो चरम सीमा पर पहुंचेगा। लेकिन भाग्य प्रबल होने की वजह से वो उन वास्तु खराबियों को नहीं मानता। कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका भाग्य बड़ा प्रबल है। लेकिन जिनका भाग्य प्रबल नहीं है, जो दुखी हैं, अगर वो अपना वास्तु ठीक कर लेते हैं तो जिंदगी के अंदर जो अचीव करना चाहते हैं वो आसानी से कर लेते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है वास्तु ठीक होना चाहिए। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। हमारे एक क्लाइंट मोदी के अंदर डायरेक्टर थे जी। और उस टाइम मेरे पास, क्योंकि बीइंग मैं आर्किटेक्ट हूँ, अच्छे बड़े बड़े काम थे। मैं गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैनल आर्किटेक्ट था, तो मेरे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का बहुत काम था। तो मकान बनाने की फुर्सत नहीं होती थी, तो सिफारिश आई कि इनका मकान बना दो। हमने उनका मकान डिज़ाइन किया। उसी बीच एक कंपनी एस्कॉर्ट्स, उनके बेटे ने, नंदा साहब के बेटे ने टेक ओवर की जी। और इनके साथ कभी इन्होंने काम किया था, इनको वापस अपनी कंपनी में बुला लिया। लेकिन उससे पहले मिस्टर अरविंद अग्रवाल थे, वो उन्होंने मुझसे कहा जी मुझे वास्तु लगाना है। तो मैडम, अब से 25 साल पहले जब हिंदुस्तान में वास्तु नहीं था, मेरे नेपाल के क्लाइंट्स ने मुझे पहली बुक दी थी, जिसको पढ़ के हमने वास्तु लगाया था उनका। अच्छा। जब मैं वास्तु शास्त्री भी नहीं था जी। हिंदुस्तान में, ऐसा कोई कोर्स भी नहीं था।
और उनके मकान में जब हमने चेक किया तो उनका जो वाटर टैंक था ज़मीन में जो होता है उसकी दिशा बदली गई, और किचन में जहाँ खाना बनाने के लिए स्टोव लगाया जाता है उसकी दिशा बदली गई। ये दो चेंज करते ही उनकी लाइफ में बहुत बड़ा जंप आया। वो बॉम्बे चले गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की की। तो इस तरीके से हमने वास्तु की 2-3 चीज़ें चेंज होते हुए देखी हैं, और हम देखिए ज़िंदगी पूरी पलट जाती है। जी, बहुत खास बात बताई है कि जिन लोगों का जीवन बहुत अच्छे से चल भी रहा है तो उनके लिए शायद बहुत और भी अच्छा लिखा होगा, इसलिए उनको वास्तु ठीक करा लेना चाहिए। जी। सर, एक क्वेश्चन ऑल जोन टाइम्स के दर्शकों के लिए हम एक और क्वेश्चन आपसे करेंगे कि पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो महलों में रहते थे, तो उस समय का वास्तु शास्त्र क्या आज के आधुनिक समय में मल्टी स्टोर बिल्डिंग होती है आज के टाइम पे काम करेगा? क्योंकि उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जब आदमी की जीवन पद्धति बदल गई जी, तो वास्तु भी बदलना चाहिए। पुराने जमाने में चाहे राजा हो या गरीब व्यक्ति एक अलग पद्धति से जीते थे। वो हमारे वास्तु शास्त्रों में जिक्र है षोडश कक्ष, 16 प्रकार के कमरे हुआ करते थे। जी, एक आम आदमी जो खाता पीता है उसको 16 प्रकार के अपने घर में कक्ष बनाने होते थे। एक सोने का कमरा, जैसे आपने कहा रसोई घर और शौचालय, ये तो है ही, लेकिन उस टाइम में एक घी निकालने का कमरा जहाँ पे दही बिलोया जाएगा, दूध बिलोया जाएगा, एक अस्त्र भंडार, इस तरह के 16 कक्ष हुआ करते थे। और हवेली टाइप की बिल्डिंग बनती थी जिसमें बीच में एक ब्रह्म स्थान ओपन, चारों तरफ कमरे और बीच में ऊपर से आकाश से पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जी आती थी। लेकिन अब जीवन पद्धति बदल गई, छोटे छोटे प्लॉट मिलने लगे या मल्टी स्टोरी में लोग रह रहे हैं, तो वास्तु छोटे प्लॉटों पे लगाना बड़ा मुश्किल कार्य है। बीच के अंदर आजकल कोई भी ओपन नहीं छोड़ता। जी, ब्रह्म स्थान तो होता ही नहीं घर में। एक ऊपर से सेंटर में मकान खुला हुआ, आप किसी घर में देखा है आपने दिल्ली के अंदर कोई घर सेंटर से खुला हुआ, आगे और पीछे ओपन होता है बस। जी, वो भी लोग कवर करना चाहते हैं क्योंकि जमीन बड़ी मुश्किल है, बड़ा महंगा आ रहा है प्लॉट। जी, हम इतना ध्यान रखते हैं वास्तु नियमों की, जो बीच के स्थान है उसके अंदर कोई टॉयलेट ना हो, कोई स्टोर ना हो, वहाँ पे कूड़ा कबाड़ा नहीं होना घर का, तो उस जगह को स्वच्छ रखना है, क्योंकि ब्रह्म स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी रही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अब एक जीना है सेंटर में, एक फ्लैट इधर बना हुआ है, एक फ्लैट इधर बना हुआ है, दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की। जी, अब एक पे वास्तु लगा हुआ है, दूसरा उसका उल्टा बना हुआ है। जी, मान लो इस फ्लैट को मैंने डिजाइन किया एक साइड का, उसका मैंने टॉयलेट सही दिशा में बनाया, वो तो इधर जाके मिरर इमेज में उल्टा हो गया। जी, बिल्कुल, उसका वास्तु ही गलत हो गया। तो ये बहुत मुश्किल है इस टाइम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर पूर्णतया आप वास्तु लगाएं। तो एक मेरा निवेदन है, जो आज के आर्किटेक्ट्स हैं वो बिल्कुल मिरर इमेज ना बनाएं कभी भी। प्रभु की कृपा है, मुझे पद्म विभूषण सुखदेव चतुर्वेदी जी ने पढ़ाया। जी, आज वो नहीं है, उन्होंने भी इस पे रिसर्च करना शुरू कर रखा था, आज भी हो रहा है, मैं भी इस पे काफ़ी काम कर रहा हूँ। हम कुछ प्रमुख नियम हैं, प्रमुख सिद्धांत हैं वास्तु के, उनका ध्यान में रख के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को डिज़ाइन करनी चाहिए, ऐसा मेरा सभी वास्तुशास्त्री और आर्किटेक्ट्स लोगों से निवेदन है। जी सर, बहुत खूब बात बताई है कि जो मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली लोग फ्लैट्स में ही रहते हैं, तो उसमें आप वास्तुशास्त्र की बात कर रहे हैं और आप साथ में आर्किटेक्ट भी हैं, तो मेरे हिसाब से तो जितने भी लोग हैं उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिलनी चाहिए कि चाहे आप फ्लैट में ही क्यों ना रह रहे हो, वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप, क्योंकि जो वास्तुशास्त्री हैं वो पॉकेट बुक्स बन के बन रहे हैं आजकल। पॉकेट बुक्स पढ़ी,
इस दिशा में किचन नहीं होनी। जी। आप वास्तुशास्त्री को घर बुलाएंगे, वो आगे कहेगा इस दिशा में टॉयलेट नहीं बनाओ, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कहाँ बनाओ, या उसको रेक्टिफाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो आर्किटेक्ट नहीं है। जी। वास्तुशास्त्री उसको नॉलेज है अपने सब्जेक्ट की, जी। लेकिन रेक्टिफिकेशन तो नहीं कर सकता ना कि इस टॉयलेट को उठा के यहाँ ले आए, क्योंकि वो ड्राइंग बनाने का मास्टर नहीं है। तो हमारे साथ ये फायदा है कि हम उसको रेक्टिफिकेशन के टाइम ये सोचते हैं कि बंदे को टॉयलेट तो चाहिए, ये गलत दिशा में है, तो इसको ठीक कैसे करना है। तो मेरा मानना है अगर बंदा वास्तुशास्त्र के साथ आर्किटेक्चर की नॉलेज रखता है, जैसे कि मैं आर्किटेक्ट भी हूँ, वास्तुशास्त्री भी, तो काम करने में आसानी रहती है। और जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे ग्राहक हैं, या जो पीड़ित आदमी है, हम उसका निदान ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जी, बहुत खूब बात बताइए कि आप उनको उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी दे देते हैं। अगर आप उनको बता रहे हैं कि वास्तु खराब है तो उस हिसाब से आप करें कि टॉयलेट भी बन जाए और वास्तु भी ठीक हो जाए। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए वास्तुशास्त्र से रिलेटेड। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज वास्तुशास्त्र को लेकर हमने आपकी खास मुलाकात करवाई रामपी गुप्ता जी से। हमें आशा है आपको आज का ये सेगमेंट बेहद ही पसंद आया होगा और आपको पूरी जानकारी मिली होगी वास्तुशास्त्र की। इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही खास वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।